चैप्टर हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दिया करो, ठीक है। जीवन में हर चीज के लिए बहाने बना लो, पढ़ाई के लिए मत बनाओ, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई के लिए बहाने बनाओगे तो फिर आगे जीवन में बहाने बनाने लायक बचोगे नहीं, ठीक है। आंखों पे चश्मा चढ़ चुका होगा, बाल बिल्कुल नहीं होंगे सर पे, ठीक है। और सिर्फ यही समस्या नहीं होगी, बहुत समस्या होगी, ठीक है। मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ, फिर भी बहुत समस्याएं हैं, ठीक है। पर तुम्हें बात समझ में आती नहीं है, और सबसे छोटे को तो कोई समस्या होती नहीं वैसे घर में, पर है, सब घर में है, सिर्फ हमारे मेरे घर में नहीं है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखो सभी, नहीं रखोगे तो आगे पता चलेगा ही, ठीक है। चलो देखो, कोई बात नहीं। तो देखो भाई, सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते थोड़ा इसके इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में तो कुछ भी नहीं है। पहली बात तो मैंने कल ही बोला था जब 8 चैप्टर कराया था कि पहले शुरुआत के जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, शुरुआत के जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच हमारा होता है साइन थीटा, बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच होता है हमारा कॉस थीटा, और पी अपॉन में बी, पी अपॉन में बी होता है हमारा टेन थीटा, ठीक है। ऐसे इसका उल्टा करेंगे तो बी अपॉन में पी कॉट थीटा, एच अपॉन में बी, ठीक है, सेक थीटा, और एच अपॉन में पी कोसेक थीटा। एक तो ये तुम्हें याद रखना है। दूसरा जो याद रखना तुम्हें, वो याद रखनी है टेबल। कल हमने टेबल की बात बिल्कुल डिटेल में कर ली थी, याद हो तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और लास्ट में 90 डिग्री। और इसमें हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा की बात हमने कर ली थी, ठीक है। आ रही बात समझ में? और मैंने कहा भी था याद कर लेना, कितनों ने याद किया नहीं किया मुझे नहीं पता, ठीक है। प्री बोर्ड बिल्कुल सर पे है, और तुम्हें लग रहा है कि ऐसे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। मतलब पढ़ने पे बिल्कुल वही नहीं है। मैं पीट देता हूँ तो रेगुलरिटी रहती है कुछ बच्चों में, नहीं पीटता हूँ, नहीं बोलता हूँ, बोलने पे तो रहती ही नहीं, ठीक है। सिर्फ पीटने का जो डंडे का डर है ना, उसकी वजह से कुछ आ भी रहे, नहीं तो नहीं, ठीक है। बाकी डंडे के डर के अलावा कुछ नहीं है, थोड़ा ध्यान देना। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ये सारे याद होने चाहिए। इसमें मैं पहली वैल्यू बता दे रहा हूँ। इसमें हमारा 0 पे 0 होता है, इस पे हमारा 1/2 होता है, 1 अपॉन में √2 होता है, और ये हमारा कितना होता है भाई √3/2, और ये हमारा होता है 1, ठीक है। तो ये टेबल कम से कम याद होनी चाहिए, मैं ये टेबल दोबारा से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और इसमें अब दो बात और याद रखनी है तुम्हें। दो बात में पहला एंगल ऑफ एलिवेशन, पहला याद रखना है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन हिंदी में उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। और दूसरा याद रखना है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन देख लेना कैसे लिखते हैं हिंदी में, अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है। ये दो बातें याद रखनी है बस। और पीछे जो बात करी हमने, ये फॉर्मूला और टेबल, इतनी चीजें अगर याद होगी, पता होगा, तो क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो बात कर लेते हैं भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है। तो जब भी हम किसी चीज को नीचे से ऊपर देखेंगे, ठीक है, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं और मैं इस छत को देख रहा हूं, रूफ को देख रहा हूं, तो मेरी आंखों से
जो एंगल बन रहा है ये हॉरिजेंटल होगा, क्षैतिज होगा हिंदी में, और यहां से जो एंगल बनेगा वो एंगल जो होगा यहां से यहां तक एंगल, ठीक है, वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, हिंदी में उन्नयन कोण। ठीक है, मान लो, ठीक है, मान लो इस तरह से कोई बिल्डिंग है ये, और इस बिल्डिंग पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, कोई व्यक्ति खड़ा है, और नीचे भी कोई एक व्यक्ति क्या है, खड़ा है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति खड़ा है। अब ये क्या कर रहा है, ये इस व्यक्ति को मान लो देख रहा है, ठीक है, इस व्यक्ति को क्या कर रहा है, देख रहा है, ठीक है, तो देखेगा तो लाइन बिल्कुल ऐसे जाएगी, बिल्कुल सीधी, ठीक है। अब इसका हॉरिजॉन्टल जो होगा आंख से बनेगा, इसका क्षैतिज जो होगा वो इसके आंखों से बनेगा हॉरिजॉन्टल, और ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, ये वाला एंगल इसे बोलेंगे हम थीटा, और यही एंगल हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना है, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण, ठीक है, बाकी और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसी का उल्टा मान लो, ठीक है, यहां पे मान लो तुम खड़े हो अपने घर पे छत पे, यहां खड़ा है तुम में से कोई एक व्यक्ति, और नीचे जो है एक मस्त का कार खड़ी है, ठीक है, महंगी कार है, तो ये कार देख लेना कितनी महंगी है, अपना हिसाब किताब लगा लेना, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल होगा, क्षैतिज होगा। हॉरिजॉन्टल क्षैतिज का मतलब है कि जमीन होगा, ग्राउंड, भूमि, हिंदी में भूमि, इंग्लिश में ग्राउंड, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये थोड़ा गाड़ी ऊपर बनानी पड़ेगी, नीचे चलेगी ग्राउंड से, धस गई है बेचारी, तो इसका चक्का यहाँ होगा इस तरह से, और गाड़ी इसके ऊपर होगी कुछ ऐसे, ठीक है। ये मान लिया हमने गाड़ी है, उधर जा रही है ये तो कार्टून वाली गाड़ी बन गई है, चलो ठीक है। अब ये महंगी गाड़ी है कोई, तो इसको ऊपर से देख रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है, ऊपर से देख रहा है कोई व्यक्ति, तो सबसे पहले इसके आंखों से हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, क्षैतिज रेखा, और इसकी आंखों से, और ये जो देख रहा है ये वाला एंगल, कई बच्चे ये वाला एंगल समझ लेते हैं, ठीक है, ये वाला नहीं समझने का, ये वाला जो एंगल बन रहा है ये होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, ठीक है। अब ध्यान देना, जो ये लाइन खींची गई है वो इस लाइन के पैरेलल होती है, क्योंकि ग्राउंड जमीन हमारा बिल्कुल सीधा है, और ऊपर जो है हॉरिजॉन्टल खींचा है वो भी क्या है, बिल्कुल सीधा है। ये दोनों पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है, तो ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम करती है, तिर्यक रेखा की तरह काम करती है, ठीक है। 9th में तुम्हें पता ही होगा कि ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम करेगी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होगा। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री का होगा। आ रही बात समझ में, 30 डिग्री का तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये भी 30 और ये भी 30, मतलब जो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो हमेशा ये वाला एंगल बन जाएगा, ठीक है। अगर ये हमारा 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का, ठीक है। अब इनका यूज देखो, चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन, ठीक है, हिंदी में अनुप्रयोग। तो एप्लीकेशन का मतलब है कि इसका यूज करते हम कहीं ना कहीं, वैसे तो यूज सब चीज का करते हैं, ठीक है, पर कुछ लोग बोलते हैं कि पढ़ाई का, ये पढ़ाई वो पढ़ाई, साइन थीटा कोस थीटा काम कहाँ आ रहा है। जब साइन थीटा कोस थीटा लाइक काम ही नहीं करोगे तो काम आएगा ही नहीं। 10वीं में पढ़ा साइन थीटा कोस थीटा और काम कर रहा है व्यक्ति बड़ा होकर मजदूरी का, ठीक है, उठा रहा है मसाले, तो जीवन में क्या 7 पुश्तें निकल जाएगी तो भी काम नहीं आएगा, ठीक है। आने वाले पीढ़ी को भी यही बोलेगा बेटा मत पढ़, कहीं काम नहीं आएगा। मैंने पढ़ा था 10वीं में, कहीं काम नहीं आया, ठीक है।
तो हमारा ये जो काम आता है, हमें किसी, अब हिमालय की भाई ऊंचाई जो है कोई नापने गया था क्या, ठीक है, इस तरह से निकाली गई है, ठीक है। बड़ी बड़ी जो चीज़ें, किसी की हाइट निकालनी हो, किसी का डिस्टेंस निकालना हो, तो ये सारी चीज़ें हम इसी से निकालते हैं। मान लो एक पोल है, खंबा है, या यही दीवार है, अब हमें नहीं पता कि कितना ऊंचा है, ठीक है, बस ये है कि मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता, नाप नहीं सकता, तो कम से कम यहाँ की दूरी नीचे की तो नाप सकता हूँ, ठीक है, तो नीचे की नाप लूंगा, ठीक है, और देखूंगा कि मैं किस एंगल से देख रहा हूँ, तो ये वाला और किस एंगल से देख रहा हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये दीवार कितना ऊंचा है। और एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे आता है, कुतुब मीनार बना के दे देगा, बोल देगा तुम्हारा दोस्त उस साइड खड़ा है, तुम इस साइड खड़े हो, ठीक है, इतनी दूरी पे तुम्हारा दोस्त खड़ा है, तुम इतनी दूरी पे खड़े हो, इस एंगल से वो देख रहा है, और मान लो 30 डिग्री से वो देख रहा है, 60 डिग्री से तुम देख रहे हो, तो बताओ, दोस्त ने बोला कुतुब मीनार की ऊंचाई इतनी है, तो बताओ, तुम सही बताओ कि तुम कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, तो फिर तुम्हें निकालना पड़ेगा वो। तो क्वेश्चन ऐसे बन के आता है, बीच में एक पहाड़ दे देगा, बोलेगा दोनों तरफ रोड है, ठीक है, और दोनों तरफ रोड है तो बतानी है, ठीक है, कभी कभी पूछ लेगा कि इस रोड से उस रोड के बीच की दूरी कितनी है, या कभी पूछ लेगा पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, और एग्जाम में आता है इसी तरह से। और इसका क्वेश्चन ज्यादातर केस बेस्ड स्टडी में आता है, तुम्हारे 3 केस बेस्ड स्टडी आएंगे, तो 3 में से एक इस चैप्टर से मिलेगा तुम्हें, ठीक है, और 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का तुम्हें इससे मिलेगा, मतलब 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलने वाले हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ भाई, ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ये पहला क्वेश्चन, चलो ये तो इजी है, ऐसे 3 क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये भी, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन एक तरह के डाल दिए मैंने, ठीक है, क्यों? क्योंकि आते हैं ये हर साल, और हर साल आते हैं, तो इसने डाल दिए, मतलब आज की क्लास छोटी होने वाली है, ठीक है, फटाफट हो जाएगी। अब ध्यान देना, कह रहा है अ पोल ऑफ हाइट 6 मीटर, एक पोल है हमारे पास, तो मान लिया ये पोल है, और ये पोल जो होगा हमेशा ग्राउंड पे होगा, ठीक है, जमीन पे होगा, ठीक है, ये पोल हमेशा किस पे होगा भाई? ग्राउंड पे, तो मैंने मान लिया इस ग्राउंड पे ये पोल खड़ा है, और पोल हमेशा सीधा ही खड़ा रहेगा, और पोल हमेशा सीधा खड़ा रहेगा, तो यहाँ 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा? 90 डिग्री। अरे बात समझ में? अब ये पोल है, कह रहा 6 मीटर की हाइट है, तो ये 6 मीटर की हाइट हो गई। कह रहा है 6 मीटर ऊंचा कोई खंबा है जो धरातल पर है, ठीक है, इंग्लिश में ग्राउंड और हिंदी में धरातल, धरातल मतलब जमीन, ठीक है। कह रहा है कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, तो कह रहा है इसकी जो परछाई बन रही है, शैडो बन रही है कहाँ पे? ग्राउंड पे, ठीक है, शैडो बन रही है, परछाई बन रही है, कहाँ बन रही है? ग्राउंड पे, तो मैंने मान लिया इसकी शैडो यहाँ बन रही है। अब शैडो कब बनती है भाई? जब इधर से कोई लाइट आ रहा होगा, मान लो इधर सूरज निकला हुआ है, ठीक है और सूरज जो है इस तरह से हंस रहा है, ठीक है, तो सूरज निकला हुआ है, अब इसकी परछाई इस पे पड़ रही है इधर, तो इसका दिया हुआ है कितना? 2√3 मीटर इस शैडो की, ये जमीन पे पड़ रहा है, देखा ना कभी ना कभी, मैं खड़ा हूं यहाँ पे, मान लो इधर से एक बहुत तेज की लाइट जला दूंगा, तो मेरी शैडो, मेरी परछाई इधर पड़ेगी, ठीक है, मेरी शैडो, मेरी परछाई इधर पड़ेगी, ठीक है, तो ये शैडो बन रही है, परछाई बन रही है। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, सन जो सूर्य है, कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ठीक है, तो हमें बताना है कि सूरज जो, अब मैं इस लाइन को अगर इधर ड्रॉ कर देता हूं, इस लाइन को अगर मैं खींच देता हूं, ठीक है, इस तरह से, तो ये बनेगा एंगल, तो हमें बताना है कि सूरज यहां पे कौन सा एंगल बना रहा है, कौन सा कोण बना रहा है, और ऐसा एक नहीं बहुत बार क्वेश्चन आता है। सूरज नहीं बोलेगा, क्वेश्चन को घुमा के बोल देगा, ठीक है,
तुम्हारे ऊपर यूज कर लेगा कि तुम्हारी हाइट मान लो 2 मीटर की है, इधर लाइट जल रहा है या ठीक है सूरज है, उससे तुम्हारी परछाई बन रही है, शैडो बन रही है, ठीक है इतने मीटर की बन रही है, तो बताओ कितना एंगल होगा। कभी बोलेगा ये एंगल दे देगा और हाइट दे देगा, पूछेगा तुम्हारी शैडो कितनी लंबी बनेगी, परछाई कितनी लंबी बनेगी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इसमें बड़ा सिंपल है भाई, हमें पता है थीटा के सामने वाला क्या होता है पी, 8वें चैप्टर में बताया था कल ही, जिन्होंने नहीं करा जाके चैप्टर कर लेना, ठीक है। टेस्ट में तो लेने वाला हूं मैं कल, ठीक है। और जो टेस्ट में नहीं आएगा उसकी खाल बहुत अच्छे से दे दूंगा, ठीक है। ध्यान रखना, कोई कॉल वॉल नहीं, कोई घर पे कॉल नहीं करने वाला मैं, ठीक है, कि बच्चे को भेज दो टेस्ट के लिए, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। तो सामने वाला P, 90 के सामने वाला क्या होता है H। एक तो खतरनाक व्यक्ति पूछता है टेस्ट किस चीज का है, क्या नाम है, नाम भूल गया मैं, प्रियंका, प्रियंका प्रियंका नाम है, होगा कोई नाम, ठीक है। तो कह रही है भैया एनसीईआरटी का टेस्ट लोगे कि एक्स्ट्रा का। अरे इतने एक हफ्ते से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा एक्स्ट्रा का टेस्ट लूंगा, एक्स्ट्रा का, तो एनसीईआरटी कहाँ से आ गई, एनसीईआरटी से तो कुछ नहीं आने वाला, समझ में नहीं आता, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला P, 90 के सामने वाला H और नीचे वाला क्या होगा B। अब हमारे पास है P और B, हमारे पास है P और B, तो P और B फॉर्मूला किसका होता है भाई, अभी पीछे हमने देखा, ठीक है। P और B, बिल्कुल P और B होता है tan थीटा का, तो सिंपल सी बात है, ठीक है, ये हमारा बनेगा tan थीटा, क्या बनेगा tan थीटा, आ रही बात समझ में। तो tan थीटा इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है 6 मीटर, तो 6 लिख लो, मीटर लिखने की जरूरत नहीं है। B की वैल्यू कितनी है 2√3, अब यहां 2 से कट जाएगा 3 पे, एक 3 में कितने √3 होते हैं 2 होते हैं, तो इस √3 से ये कटेगा तो क्या बचेगा 1√3, पता है ना ये बात तो सभी को। तो tan थीटा बच गया हमारा √3, हमें निकालना है थीटा, हमें क्या निकालना है थीटा एंगल, ठीक है। तो अब खुद ही बताओ भाई, tan पे √3 की वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल tan थीटा √3, tan पे वैल्यू होती है tan 60, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा कितना आएगा, मतलब जो सन है सूरज है वो जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है, सेम ये 2 तो कराया ही है, थर्ड भी ऐसा ही है और फोर्थ भी ऐसा ही है, चारों क्वेश्चन सेम है, कुछ भी अलग नहीं है चारों क्वेश्चन में, आ रही बात समझ में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये है भाई क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है, इन द फिगर 2 persons आर स्टैंडिंग एट द अपोजिट डायरेक्शन P एंड Q, एक आदमी यहां है P के पास, ठीक है, और एक आदमी यहां है Q के पास, दिखाई दे रहा है पीछे P और Q, तो एक P पे खड़ा है और एक Q पे खड़ा है। कह रहा है ऑफ द टावर, और बीच में ये टावर है, बीच में क्या है ये टावर है, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 60 मीटर, तो यहां लिखा भी है इस टावर की हाइट कितनी है 60 मीटर, ठीक है। आ रही बात समझ में, हिंदी में बोलते भाई टावर को मीनार, ठीक है। कह रहा है चित्र में 2 व्यक्ति मीनार के विपरीत दिशा में खड़े हैं, विपरीत मतलब होता है एक उधर और एक इधर, मान लो मैं टावर हूं तो एक व्यक्ति इधर खड़ा होगा और एक व्यक्ति इधर खड़ा होगा, ठीक है, मान लो। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पर्सन, तो कह रहा है दोनों पर्सन के बीच, इन दोनों आदमियों के बीच का ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा ये हमें बताना है। बड़ा सिंपल है, सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला अब देखो हमें दिया ये है और पूछा ये है, तो हम इस ट्रायंगल में इतना निकाल सकते हैं, P से लेकर B तक निकाल सकते हैं,
इस ट्रेंगल से P से लेकर B तक निकाल सकते हैं। तो थीटा के सामने वाला ये क्या होगा, P, ठीक है, नीचे वाला होगा B। देखो पोल सीधा खड़ा है तो 90 होगा, तो 90 के सामने वाला होगा H। अब H का कोई काम ही नहीं है, जिसका काम नहीं है उसके बारे में सोचना ही नहीं, ठीक है, जिसका काम नहीं उसके बारे में सोचना ही नहीं। तो थीटा के सामने वाला P और मुझे चाहिए ये वाली लेंथ, लंबाई, तो नीचे वाला B। तो मैं बात कर रहा हूं, ट्रेंगल का नाम लिख लेंगे ABP, ट्रेंगल ABP। तो P अपॉन में नीचे वाला P से लेकर यहां तक B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये भी फॉर्मूला होता है हमारा tan थीटा का, tan थीटा का। अब ध्यान देना, यहां थीटा, ये थीटा होगा, ये एंगल कितना है हमारा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रख लिया। P की वैल्यू कितनी 60, तो 60 रख लिया। और B का मतलब है P से लेकर B तक, इस बेस का, इस आधार का मतलब है P से लेकर B तक, तो इसकी जगह लिख लिया PB। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू 60, और नीचे P अपॉन में B, P अपॉन में B, ठीक है। अब ध्यान देना, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर और ये इधर, तो PB की 1 से मल्टीप्लाई होगा तो PB, और √3 की 60 से होगा तो 60√3, 60√3, ठीक है, 60√3। अरे बात समझ में। और ये मीटर में है तो मीटर में, हमारी इतनी तो लेंथ निकल गई भी, यहां से लेकर यहां तक निकल चुका है। अब इतनी और चाहिए, फिर दोनों को प्लस कर देंगे। तो अब ये वाला ट्रेंगल लेंगे, ट्रेंगल ABQ, ठीक है, ट्रेंगल AB और Q, ठीक है, ट्रेंगल AB और Q। अब ट्रेंगल ABQ, ठीक है, ट्रेंगल ABQ की बात करें तो वही सेम बात, हमें नीचे वाला चाहिए और ये दिया हुआ है, तो ये थीटा है, थीटा के सामने वाला ये P रहेगा और नीचे वाला B। हाइपोटेनियस का हमें काम नहीं है, तो वही P अपॉन में B, इसमें भी रखेंगे P अपॉन में B, ठीक है। tan थीटा, थीटा इसका कितना है भाई 45 डिग्री, थीटा कितना है इसका 45, P कितना है इसका 60, और इसके B की जगह लिखेंगे B से लेकर Q तक, BQ, BQ लिख लो, QB लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। तो मैं लिख लिया यहाँ पे क्या BQ। tan 45 की वैल्यू 1, 60 अपॉन में BQ, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा BQ इज इक्वल टू 60 मीटर, तो ये हो गया 60 मीटर। अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना है भाई, दोनों को प्लस करना है, दोनों को जोड़ना है बस। देख लो, यहां तक किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो, चीजें पूछ लो, पूछने के लिए मैं कभी मना नहीं करता, मैं इससे 100 बार पूछ लो। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स आते तो मैं उनके सामने कहता हूं कि मैं इसे पूछ ले बच्चा कितनी बार भी, मैं तुम्हें ही कहता हूं बार बार पूछ लो, ठीक है। अब ध्यान देना, मुझे दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना था, मतलब P से लेकर Q तक निकालना है, P से लेकर Q तक, ध्यान देना, P से लेकर Q तक निकालना है। तो P से लेकर Q तक की बात करें तो PB और प्लस में BQ, तो हम ऐड करेंगे PB और प्लस में BQ। PQ इज इक्वल टू PB, PB हमारा कितना रखा है 60√3, BQ हमारा कितना आया 60, तो ये 60। आंसर तो यही हो गया। अगर √3 की वैल्यू दी हो क्वेश्चन में तो रख देना, और जो दियो वही रखना, कहीं तुम्हें याद हो तो भी कॉन्फिडेंस में कहो कि नहीं भैया मुझे तो याद है, एग्जामिनर ने नहीं दिया, क्वेश्चन पूछने वाले ने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मैं खुद से रख लूंगा, मत रखना, ठीक है। नहीं दिया तो नहीं रखने की जरूरत,
अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 60, इसमें बचेगा √3, इसमें कॉमन आएगा, कुछ नहीं बचेगा तो 1। ठीक है, ये पी क्यू इतने मीटर, और ये आ गई दोनों जो दोस्त थे पी और क्यू पे जो खड़े थे, ठीक है, दोनों पर्सन जो थे, दोस्त नहीं थे, ठीक है, पी और क्यू पे खड़े थे, तो टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी पी से लेकर क्यू तक की आई 60 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। यहां से यहां तक कितनी आ गई? ठीक है, देख लो इस तरह, ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं इस तरह के ही आएंगे, जो नहीं करेगा वो पछताएगा। प्री बोर्ड के बाद देख लेना, ठीक है। बिल्कुल डाल दूंगा, ठीक है, अभी अपलोड हो जाएगी, ठीक है भी यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन कई बार आया है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, सिंपल होते हुए भी आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, और बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं करते। और तुम्हें नहीं पता, ठीक है, टोटल भारत में 10वीं के कितने बच्चे एग्जाम देते हैं? दुनिया भर के 90 तो दुनिया भर के बच्चों के आते हैं नंबर, 90 मार्क्स, 90% दुनिया भर के बच्चों के आते हैं, ठीक है। मार्क्स जब 95 से ऊपर आता है, ठीक है, 95% से ऊपर, तब आता है मजा। 96%, 98%, तब लगता है कि हाँ पढ़ा है बच्चा, नहीं तो 90% तो कोई ला रहा है, ठीक है, तुम देख लेना। गवर्नमेंट में नहीं आते सबके, गवर्नमेंट में तो क्लास में 1-2 बच्चा होगा, प्राइवेट में जाके देखो पता चल जाएगा तुम्हें क्यों आते हैं। जो कराते हैं वो करते हैं, वो रोज रोज का उनका होमवर्क होता है, रोज अपना होमवर्क कंप्लीट करके जाते हैं। 2-3 बच्चे होते हैं प्राइवेट में ऐसे जो नहीं करते, बाकी A to Z करते हैं। नालायक से नालायक बच्चा, ठीक है, बहुत अच्छा होता है उनका पढ़ाई में, और एक्टिविटी में हो चाहे ना हो, ठगने में हो चाहे ना हो, वो बात की बात है, ठीक है, पर पढ़ाई में तो अच्छा हो ही जाता है, ठीक है। हमारा एक तो एजुकेशन सिस्टम ही खराब है, ठीक है, मतलब इतना रद्दी है, इतना खराब है कि कुछ कहने की बात नहीं, ठीक है। जब से मैंने पढ़ा और आज मैं पढ़ा रहा हूं, तब से देख रहा हूं बिल्कुल रद्दी चल रहा है, ठीक है, कुछ नहीं कराते, कुछ भी नहीं, स्कूल में तो पढ़ाते ही नहीं, सिंपल सी बात है, साफ बोल रहा हूं, ठीक है। ऐसे ऐसे पता नहीं कहां से क्या है, सिस्टम समझ में नहीं आता। देखो क्या कह रहे हैं भाई, इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ CF, हमें C से लेकर F तक ये पूरा निकालना है, ठीक है, C से लेकर F तक पूरा निकालना है। अब ध्यान देना, मुझे AB दिया हुआ है, अगर AB 5 है तो यहां से लेकर यहां तक, F से लेकर D तक भी क्या होगा? 5 मीटर ही होगा। अगर ये 20 है तो ये वाली भी लाइन यहां से यहां तक कितनी होगी? 20 मीटर ही होगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 20 है तो ये भी 20 होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब बस मुझे CF निकालना है, C से लेकर F तक निकालना है, तो मुझे इतना हिस्सा चाहिए। CD अगर पता चल जाए तो दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो उसके लिए बस मुझे ये ट्रायंगल पे ही काम करना है, ठीक है। इन क्वेश्चनों में यही ध्यान देना है कि कौन सा ट्रायंगल लें और क्या क्या लें, और अधिकतर में तो तुम्हें P और B मिलेगा, परपेंडिकुलर और बेस। किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है हाइपोटेनियस मिले, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, उनको अच्छे से जरूर कर लेना, ठीक है। अब हम बात करें ट्रायंगल BDC, ट्रायंगल BD और C। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, हाइपोटेनियस का कोई काम है नहीं, तो P/B, ठीक है, tan P/B tan ही बनता है, ठीक है। और थीटा कितना हमारा यहां पे 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू 1। P हमें नहीं पता तो P को लिखेंगे C से लेकर D तक, C से लेकर D तक। और B का मतलब ये बेस कितना हमारा 20, 20, तो ये 20 होगा, ठीक है। ये क्या होगा? 20। ये डिवाइड में उधर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा कितना?
20 मीटर इज इक्वल टू CD। तो CD कितना आ गया भाई 20। अब कई बच्चों का क्या होता है, अब डायग्राम देखो, डायग्राम कैसा और आंसर कैसा आया है। ये बड़ा है 5 मीटर, ये छोटा है 20 मीटर। बच्चा देखेगा कि लगता गलत है गलत लग रहा है मुझे। अब भाई एग्जामिनर का नहीं पता वो क्या बना रहा है, वो बच्चों की मेंटल एबिलिटी तो चेक कर रहा है, ये सही में थोड़ी है। वो तो बना के दे दिया कोई भी डायग्राम, ठीक है, बच्चा पूरा घुस जाएगा 5 मीटर बड़का 20 मीटर छोटा सा, बिल्कुल ठीक है। तो हमें निकालना था CF। CF तो CF था भाई हमारा F से लेकर D तक, FD और प्लस में D से लेकर C तक, ठीक है। तो DC या CD कुछ भी लिख लो। तो भैया FD हमारा कितना है यहां से यहां तक 5, और DC या CD बोल सकते हो कितना आया है 20, दोनों को ऐड कर देंगे 25 मीटर। कोई दिक्कत इस बात से? ये 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 2020 में आया वो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैंने आए हुए लिए हैं, बाकी और कोई लिया ही नहीं मैंने, ठीक है। क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। क्या द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक मीनार के पाद बिंदु से इमारत के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो सबसे पहले समझो, एक बिल्डिंग है और एक टावर है, तो हमेशा बिल्डिंग कैसी होगी भाई छोटी, और टावर कैसा होगा बड़ा। पहले तो ये दो बात दिमाग में डाल लो, नहीं तो बच्चों से डायग्राम ही नहीं बनता। डायग्राम अगर गलत बना, ठीक है, तो क्वेश्चन गलत होने के पूरे पूरे चांस है। अब इसमें डायग्राम दिया नहीं है, और बिना डायग्राम बनाए अगर कोई बच्चा करेगा तो 100% गलत ही करेगा उस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम है डायग्राम बनाना। तो ध्यान देना, ये बना दी मैंने, इधर बना देता हूं। देखो ये रही भैया मान लो बिल्डिंग, ये क्या हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, हिंदी में ठीक है भवन बोल सकते हो, भवन, ठीक है, भवन। और ये रहा मेरा टावर, और दोनों के दोनों इस तरह से ग्राउंड पे जमीन पे है, ठीक है। ये रहा टावर, इसका नाम दे रहा हूं A B, इसका नाम C और D। नाम दे दिया अपनी मर्जी से, यहां नहीं है खुद नाम देने का, ठीक है। तो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, ये रहा बिल्डिंग और ये रहा बिल्डिंग का टॉप। टॉप पता है ना, हिंदी में बोलते हैं शीर्ष और इंग्लिश में बोलते हैं टॉप। टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट, ये टावर है, ठीक है, ये क्या है भाई टावर है, टावर। तो टावर का फुट हिंदी में बोलेंगे पाद बिंदु, ठीक है, तो हिंदी में इसका पाद बिंदु। ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण, तो एलिवेशन बनता है नीचे, उन्नयन बनता है नीचे। तो ये दिया हुआ है कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से, ये रहा टावर और ये रहा इसका टॉप, टावर के शीर्ष से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट, भवन के पाद बिंदु। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण ये बनेगा कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, यहां लिखा है 60 डिग्री। कह रहा है इफ द टावर इज 60 मीटर हाई, टावर की हाइट दी हुई है यहां से लेकर यहां तक कितनी 60 मीटर, ठीक है, 60 मीटर 60 मीटर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें किसकी हाइट निकालनी है इस बिल्डिंग की, ठीक है, इस बिल्डिंग की। अब ध्यान देना, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जिसकी हाइट दी हुई है, ठीक है। मैं यहां देखो अलग से एक बार डायग्राम बना देता हूं, ये है A C और D, थोड़ा ये
ठीक है, इस तरह से ए सी और डी। तो ये दिया है हमें 60, ये दिया है 60। तो ध्यान देना, मुझे निकालना है ये, ठीक है, मुझे निकालना है ए बी, मुझे निकालना है ए बी। तो अब ध्यान देना कि हमारा ये दिया हुआ है, तो इसका यूज करके ये निकालेंगे, ये नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसका ये निकालने पे इधर कोई काम आने वाला नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि क्या काम आएगा वही निकालेंगे। इसका बेस काम आएगा। देखो, इस वाले ट्रायंगल का बेस, आधार, और बड़े वाले ट्रायंगल का बेस दोनों का सेम ही है, तो इसलिए हम ये बेस निकालने पे फोकस करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं ट्रायंगल ए सी और डी, ट्रायंगल ए सी और डी। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है, यहां लिख रहा हूं भी ट्रायंगल ए सी और डी सेम 90 के साथ, सॉरी थीटा के सामने वाला P होगा और नीचे वाला B होगा। तो P अपॉन में B, इसके इज इक्वल टू P अपॉन B क्या होता है, tan थीटा। P और P अपॉन B क्या होता है, tan थीटा। देखो, तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। यूं कर लो कि जो निकालना है उसे ऊपर रख लो, जो दिया है उसे नीचे रख लो। तो अगर मैं ऐसे करूं कि जो निकालना है वो ऊपर और जो दिया है P दिया है वो नीचे, तो B अपॉन P बन गया। तो B अपॉन P किसका होगा, कोट थीटा का। तो कोट थीटा का फॉर्मूला लगा लो, मर्जी है, ठीक है। कोट का लगाओगे तो भी वही आंसर आएगा, tan का लगाओगे तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। दोनों में से आंसर बदलने वाला नहीं है, ठीक है। तो P हमें दिया हुआ है कितना, 60 मीटर। P दिया हुआ है कितना, 60 मीटर। और B का मतलब, बेस का मतलब है AC, बेस का मतलब क्या है, AC, ठीक है। tan थीटा, थीटा कितना बेस का, 60, तो tan हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। अब देखो, कई बार ऐसा होता है, मैंने अब यहां तो बता दिया कि बिल्डिंग छोटी होगी, भवन छोटा होगा और टावर बड़ा होगा, मीनार बड़ा होगा, ठीक है। मीनार क्या होगा, बड़ा, मीनार है ना, मीनार, ठीक है, मीनार बड़ा होगा, ठीक है। पर एग्जाम में याद नहीं रहा तो तुम एंगल से पता लगा सकते हो, ठीक है। 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री होता है भैया छोटा और 60 डिग्री होता है बड़ा। तो भैया छोटा एंगल वही बनेगा जहां हाइट क्या होगी, कम होगी, और बड़ा एंगल वही बनेगा जहां हाइट क्या होगी। तो तुम एंगल से पता लगा सकते हो कि बिल्डिंग छोटी है और टावर बड़ा है, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना, एक क्वेश्चन को ध्यान रखने के और पता लगाने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 बाय, पक्का, √3 होती है, इज इक्वल टू 60 अपॉन में AC। कोई बात नहीं, ये इधर चला जाएगा भाई और √3 आ जाएगा नीचे, ठीक है, पता है ना। तो AC आ गया इधर और 60 अपॉन में आ गया √3। अब देखो, √3 है, रेशनलाइजेशन करने की जरूरत, अगर √3 ऊपर कट रहा है तो तोड़ के काटेंगे। अब 60 को तोड़ेंगे तो 3 × 20, ठीक है, आ रही बात समझ में। टूटने को तो 6 × 10 भी टूट जाएगा, पर तोड़ना ऐसे है ताकि नीचे का √3 कट जाए। तो 3 होगा ऊपर तभी कटेगा, नहीं तो फिर इसको तोड़ने बैठोगे। तो 3 से एक 3 कटेगा तो एक √3 बचेगा, पता है ना, एक 3 में 2 √3 होते हैं। तो हमारा बचा, पहले 20 लिखेंगे और फिर लिखेंगे √3। तो ये आया 20 √3, इतने मीटर। ये आ गया भाई हमारा 20 √3 मीटर बेस, इसका आधार मुझे निकालना था ये। तो अब ट्रायंगल लेंगे ACB, यहां लिख रहा हूं ट्रायंगल AC और B, सेम वही, थीटा के सामने वाला ये P,
नीचे वाला बी, तो P अपॉन बी। देख लो, किसी को समझ में नहीं आए तो ट्रायंगल थोड़ा अलग से बना भी लेना, ठीक है। बी ए सी, ये हमारा थीटा है, थीटा के सामने वाला P, लंब हिंदी में लंब बोलेंगे, और नीचे वाला बी हिंदी में आधार बोलेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत देख लो, ठीक है। अब ध्यान देना, P हमें निकालना है, P ऊपर, B दिया हुआ है, B नीचे, और तुम इसे कैसे भी रख लो, B ऊपर P नीचे, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो tan थीटा, थीटा डायरेक्ट लिख रहा हूं, थीटा कितना है भाई 30 डिग्री, तो 30 सीधा। tan 30 की वैल्यू 1/√3। P का मतलब है ए बी, P का मतलब क्या है, P का मतलब है ए बी, तो मैं इसकी जगह लिख रहा हूं ए बी। और B का मतलब बेस, B का मतलब, तो बेस कितना रखा है 20√3। कोई दिक्कत इस बात से? देखो ये बी बेस का भी और ये ए बी का भी, उसे कंफ्यूज मत होना कि कौन सा भी, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है तुम्हें। ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, इसको उधर करने की जरूरत नहीं है। तो 20√3 अपॉन में √3 इज इक्वल टू ए बी। √3 से √3, तो ए बी की वैल्यू क्या आई, ए बी की वैल्यू आई 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर। और यही आई है इस बिल्डिंग की, भवन की ऊंचाई। अब कोई देख लो, भवन 20 मीटर का है, छोटा है, टावर 60 मीटर का है, बड़ा है। अगर ऐसा नहीं है, तुम इसको छोटा और इसको बड़ा बना दोगे तो भी आंसर यही आना है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस डायग्राम ही तो उल्टा सुल्टा बनेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि डायग्राम में पता नहीं चल रहा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो कोई क्वेश्चन ही छोड़ दो, ठीक है। हाँ, क्योंकि इस भाई साहब ने भी तो ऐसे बना रखा है, ठीक है, ये बड़ा बना रखा है, वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी आई, इसका आकार छोटा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर डायग्राम में पता नहीं चल रहा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम क्वेश्चन ही नहीं करोगे, ठीक है। भी यहां तक कोई दिक्कत देख लो। ऐसा एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, जरा चेक करना उसको। ये क्वेश्चन देखो 2020 में आया हुआ है, 2020 में, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अ वर्टिकल टावर, एक टावर है, ठीक है, टावर तो देखा ना सभी ने, घर के आसपास होगा टावर वगैरह, है कि नहीं। तो कह रहा वर्टिकल टावर हाइट 20 मीटर, तो ये बना दिया हमने एक टावर, और इसकी हाइट कितनी 20 मीटर, ठीक है। नाम देना चाहो नाम दे दो इसका। कह रहा है स्टैंड ऑन हॉरिजेंटल प्लेन, क्षैतिज रेखा, ठीक है। हमारा जमीन जो होता है धरती, वो हॉरिजेंटल होता है, ठीक है, हॉरिजेंटल होता है। मैंने ये लाइन खींच दी है, हॉरिजेंटल है, ये लाइन खींची हुई है वर्टिकल है, ठीक है। तो कह रहा है हॉरिजेंटल प्लेन पे खड़ा है, कह रहा है सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग, इसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, इस तरह से हमारा तिरंगा झंडा लगा है भाई, ठीक है, तिरंगा झंडा है हमारा, ठीक है, फ्लैग लगा हुआ है। हरी बात समझ में, लगाते ना 15 अगस्त 26 जनवरी पे, ठीक है, तिरंगा वैसे लगा हुआ है, बिल्कुल शान से लहरा रहा है, ठीक है। अब ये फ्लैग लगा हुआ है, तो क्या कह रहा है, फ्लैग की हाइट, ठीक है, जो ध्वज है, ध्वज हिंदी में ध्वज बोलते हैं, फ्लैग को झंडा भी बोल सकते हैं, तो जो ध्वज है, ठीक है, उसकी हाइट यहां दी हुई कितनी है h, ठीक है, h, तो यहां से लेकर यहां तक ये कितना है h है, दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है। आगे क्या कह रहा है भाई, आगे कह रहा है एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, प्लेन के किसी पॉइंट पे, प्लेन के किसी पॉइंट पे, तो कह रहा है एट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन, ठीक है, तल पर एक बिंदु पर, तल पर प्लेन, तो मैं एक प्लेन खींच देता हूं, इधर खींचता हूं, उधर जगह नहीं है, इधर एक प्लेन खींच दिया, और इसका ये कोई पॉइंट है, ये कोई एक बिंदु है, दिखाई दे रहा है। तो कह रहा है एट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन
बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो भैया फ्लैग का बॉटम ये होगा, ध्वज का पाद बिंदु, ध्वज का पाद बिंदु ये होगा, और इसका टॉप ये होगा। ठीक है, ध्वज का शीर्ष ये होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, बॉटम ये, पाद बिंदु ये, और टॉप ये, शीर्ष ये। ठीक है, तो पहले इसने बात करी है बॉटम की, ठीक है, पाद बिंदु की, और फिर बात करी इसने टॉप की, शीर्ष की। तो पहले दिया इसने 45 डिग्री और फिर दिया है 60 डिग्री। तो पहले बॉटम से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण होगा 45 डिग्री, फिर इसके टॉप से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, जो होगा वो कितना होगा 60 डिग्री। इधर लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। ये हाइट यहां पे थी भैया इसकी h, ये इधर लिख दिया मैंने, और ये पहले से दिया हुआ था 20। देख लो, यहां तक किसी को दिक्कत तो पूछ सकते हो, यहां तक किसी को दिक्कत या पूछना। क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम ही बनाना आना चाहिए, यही तो मेन खेल है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम आना चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन भर भर के आता है एग्जाम में, उन्हें पता है एग्जामिनर को नहीं होगा बच्चे से, तभी वो देता है। ठीक है, हर चैप्टर से, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ठीक है, चैप्टर 5, ठीक है, चैप्टर ये वाला, और भी आगे चैप्टर जो है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब ध्यान देना, क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ h। हमें इस, ठीक है, फ्लैग की, झंडे की हाइट बतानी है। ठीक है, हमें अपने तिरंगे झंडे की हाइट बतानी है, मान लो। ठीक है, अब ध्यान देना भाई, सबसे पहले अब इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है, एक छोटे वाला, एक कोई ये ट्रायंगल मत समझ लेना, ये भी ट्रायंगल ही बन रहा है, छोटा ये वाला ये। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो ये छोटे वाला और ये बड़े वाला, नाम दे देते हैं बिल्कुल। इसका नाम A, इसका B, यहां पे C, यहां लिखता हूं, और यहां पे जो होगा ये क्या होगा D। ठीक है भाई, ठीक है, इधर लिखता हूं D। देख लो, यहां तक किसी को दिक्कत तो पूछ सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं छोटे ट्रायंगल की। तुम्हारी मर्जी है, छोटे वाला ट्रायंगल पहले ले लो या बड़े वाले ले लो, तुम्हारी इच्छा है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैंने ट्रायंगल लिया है ABC, छोटे वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल AB और C। ठीक है भाई, वही सेम बात है। थीटा इसका 45 डिग्री है, थीटा ध्यान देना, इसका थीटा क्या है? तो थीटा के सामने वाला ये P, इतना बस 20, और नीचे वाला B, बेस, आधार। तो P अपॉन में B, फॉर्मूला होगा P अपॉन में B का क्या, tan थीटा, tan, और थीटा डायरेक्ट लिख रहा हूं, कितना इसका 45, तो 45। ठीक है, यहां तक देख लो। क्यों लिया हमने ये? इसका यूज करके बेस निकालेंगे, और बेस निकालेंगे तो जब बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे ABD, तो यही बेस यूज होगा, यही आधार यूज होगा। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू 1, P की वैल्यू कितनी है बे, इतना है P, ध्यान देना 20, 20, और नीचे बेस, बेस को क्या लिखूंगा, A से लेकर B तक, A से लेकर B तक। ठीक है, AB उधर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो AB इज इक्वल टू, इधर बचेगा 20 मीटर, तो बेस आ गया इसका 20 मीटर। बेस कितना आ गया 20 मीटर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इस बात से? ठीक है, देख लो, ये ABCD जो नाम दिया हमने, अपनी मर्जी से नाम दे सकते हो, तुम्हारी इच्छा कर रही है PQRS लिख दो, MNOPQ लिख दो, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, अब हम बात करें बड़े वाले ट्रायंगल की, ट्रायंगल AB और D की, ट्रायंगल AB और D की। ठीक है, ट्रायंगल AB और D की। ठीक है भाई, तो ट्रायंगल ABD में अब बड़े वाला हो गया भाई इसका थीटा,
और थीटा के सामने वाला ये पूरा हो गया P, पूरा हो गया परपेंडिकुलर लंब। अब इतना नहीं बचा, अब थीटा बढ़ा, ठीक है, थीटा बढ़ा तो ये ठीक है पूरे का हो गया P। आ रही बात समझ में? और नीचे वाला तो B वही रहेगा, B तो सेम ही है, तो P अपॉन में B। टेन थीटा, थीटा कितना है इसका 60 डिग्री, ठीक है, टेन 60 डिग्री है, टेन 60 की वैल्यू √3। P की वैल्यू ध्यान देना भाई, अब P की जो वैल्यू है वो B से लेकर D तक है, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं BD। और तुम चाहो तो इसको तोड़ के लिख सकते हो डायरेक्ट, B से लेकर C तक और C से लेकर D तक, और ये CD जो H है यही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चाहो तो BD को डायरेक्ट तोड़ के भी लिख सकते हो, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट तोड़ के लिख रहा हूं, B से लेकर C तक BC प्लस C से लेकर D तक CD अपॉन में नीचे वाला बेस A से लेकर B तक, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं कितना 20, ठीक है भाई यहां तक। ये 20 इधर आएगा तो हो जाएगा 20√3, इधर बचेगा BC प्लस CD, ठीक है, BC प्लस CD। यहां तक किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो भाई, यहां तक किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, देख लो। अब ध्यान देना, मुझे निकालना है CD, CD का मतलब H, रखो वैल्यू, ठीक है, वैल्यू रखेंगे। BC की वैल्यू, B से लेकर C तक की वैल्यू कितनी है तो 20। CD कितना भाई H, यही H हमें क्या करना है निकालना है, इधर तो 20√3 है, H निकालना है, प्लस का 20 इधर आएगा, माइनस का 20, ठीक है, इधर H, दोनों में से 20 क्या होगा, दोनों में से 20 कॉमन, इसमें बचेगा √3, इसमें कुछ नहीं बचेगा तो √3 माइनस का 1, इतने मीटर, ठीक है, क्या आएगी H की वैल्यू, H की वैल्यू मतलब इस फ्लैग की हाइट, इस ध्वज की ऊंचाई। कोई दिक्कत इस बात से? तुम्हारे एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो बोला है कि नीचे पेंडिस्टल है, ऊपर स्टैचू है, मूर्ति है, वैसा क्वेश्चन है। आ रही बात समझ में? और आई थिंक एक फ्लैग वगैरह का भी कोई क्वेश्चन होगा जरूर, ठीक है, कोई बात नहीं, स्टैचू वाला है एनसीईआरटी में, ठीक है, वो देख लेना, ऐसा ही है बिल्कुल, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक देख लो। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, इसकी बात हम बाद में करेंगे भी, देखो, ठीक है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे लगा किसको कराना चाहिए इस तरह का, ठीक है। एक तो वैसा वो पक्षी उड़ने वाला, एरोप्लेन उड़ने वाला, बादल ऊपर उड़ने वाला, उसकी शैडो बन रही है पानी के अंदर, वो क्वेश्चन जरूर आता है, वो मैंने स्लाइड में डाला नहीं, मुझे याद नहीं रहा वो टिक लगाना, ठीक है, तो मैं कराऊंगा जरूर तुम्हें, प्री बोर्ड से पहले जरूर करा दूंगा, ठीक है, किसी क्लास में, ठीक है। लाइट हाउस वही है, पोल के ऊपर खड़ा आदमी देख रहा है, सेम ही है, ठीक है। क्लाउड वाला ध्यान देना, एरोप्लेन और जो सी वाला हो, समुद्र वाला, कि उसकी शैडो समुद्र के अंदर है, तो पूरी हाइट बताओ, ठीक है, सी के अंदर से लेकर आकाश में जो हवाई जहाज उड़ रहा है पूरी हाइट, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत बार आया है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन एरोप्लेन पे बनता है, पक्षी पे बनता है, बर्ड पे भी, क्लाउड पे बनता है, ठीक है, बादल पे बनता है। इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एट अ पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड, एक लेवल ग्राउंड है, मान लो इधर ही बना देता हूं, ठीक है, ये रहा, और यहां पे कोई एक पॉइंट है भूमि के, ठीक है, यहां लिखा है समतल भूमि पर एक बिंदु पर, तो ये समतल भूमि, ठीक है, ग्राउंड का लेवल और उसके एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वर्टिकल टावर, एक वर्टिकल टावर है, एक ऊर्ध्वाधर मीनार है, तो ये रहा एक वर्टिकल टावर, ठीक है,
एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट, यहां पे होना चाहिए था अल्फा, अल्फा उड़ा दिया इन्होंने, नहीं है, हाँ अल्फा होना चाहिए था, ठीक है मुझे पता है। तो अल्फा, तो यहां से लेकर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये क्या है भाई, अल्फा है, क्या है, अल्फा। हाँ अरे कोई बात नहीं, यही होगा अल्फा, पर एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, उन्नयन कोण अल्फा है, ठीक है। वो अल्फा का है मुझे नहीं पता, पर इतना पता है अल्फा है, ठीक है भाई, क्वेश्चन देख लेना तुम। फिर से बात करते हैं, देखो कह रहा है एट पॉइंट ऑफ लेवल ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल है समतल भूमि, इसके किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन वर्टिकल टावर, वर्टिकल टावर ऊर्ध्वाधर, ठीक है, यहां लिखा है ऊर्ध्वाधर मीनार, देखो ध्यान से, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है जो सीधा खड़ा है, मैं सीधा खड़ा हूं, ऊर्ध्वाधर खड़ा हूं, ठीक है, वर्टिकली खड़ा हूं, यहीं पे लौट गया अगर मैं तो हो जाऊंगा हॉरिजेंटल, क्षैतिज, ठीक है। तो ध्यान देना, ठीक है, वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी अल्फा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण बन रहा है अल्फा, ठीक है, उन्नयन कोण यहां लिख रहा है उन्नयन कोण, अब अल्फा बन रहा है, तो यहां पे दिया भी है tan अल्फा की वैल्यू, tan अल्फा की दी है 1/3, ठीक है, tan अल्फा की वैल्यू दी हुई है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एलिवेशन बिकम सच दैट आफ्टर वॉकिंग टू 200 मीटर टुवर्ड्स द टावर, अब यहां से टावर के नजदीक चलना है, यहां से चला आदमी टुक 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 और टुक टुक करता करता यहां पहुंच गया, ठीक है, और यहां से यहां तक जो चला है वो कितने मीटर चला है, 200 मीटर चला है, कितने मीटर चला है, 200 मीटर चला है, ठीक है। तो आदमी यहां लिखा है टुवर्ड्स द टावर, कह रहा है मीनार की ओर 200 मीटर चलने के बाद, मीनार की ओर 200 मीटर चलने के, तो इस पॉइंट से टुक टुक करके मीनार की तरफ जा रहा है, ठीक है, मीनार थोड़ा टेढ़ा बना दिया अभी मैंने, चलो कोई नहीं, मैं सीधा कर देता हूँ मीनार को, ठीक है, उधर से पता ही नहीं चलता, और टेढ़ा हो गया, अरे नहीं रे अब तो सीधा है मेरे ख्याल से, अब इधर हो गया चलो कोई नहीं, तुम अपना सीधा करते रहना इसको, ये बन गया भाई। आगे क्या कह रहा है, तो टुवर्ड्स द टावर, सॉरी टुवर्ड्स द टावर, ठीक है, बिल्कुल टावर की तरफ चलेंगे, तो एंगल देखो ध्यान से, यहां तक ये खत्म हो गया, कह रहा है एलिवेशन बिकम सच दैट आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर टावर टुवर्ड्स द टावर, ठीक है, यहां पे लिखा होगा बीटा कहीं, जब हम टावर की तरफ चलेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो उन्नयन उन्नयन कोण ये क्या बन जाएगा, बीटा बन जाएगा, ठीक है, मीनार की ओर 200 मीटर चलने पर उन्नयन कोण इस प्रकार हो जाता है कि बीटा बन जाता है, क्या बन जाता है, बीटा, बीटा ये बीटा बन जाता है, ठीक है, बीटा, ये रहा हमारा बीटा, और tan बीटा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, tan बीटा की वैल्यू दी है, tan बीटा इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें इस टावर की हाइट बतानी है, ठीक है, इस टावर की हाइट हमें क्या करनी है, बतानी है, ठीक है। पहले इसका नाम लिख लो, ए, इस पॉइंट का बी, इसका सी और इसका डी, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, एक है गाड़ी वाला एनसीईआरटी में, वो टाइम के साथ रिलेटेड है, तो टाइम वाला जरूर कर लेना, वो मैंने कराया भी था, बोला था इंपॉर्टेंट भी है, वैसा क्वेश्चन आता जरूर है, इसलिए मैंने क्वेश्चन उठा के दिया है, और उसमें बोला है कौन सा एंगल, पूर्ण संपूर्ण कोण या पूरक कोण या संपूरक कोण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम, क्या, हाँ कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, इस तरह से, तो ये बोला गया है एनसीईआरटी वाले में, तो ध्यान देना, वो बोल के क्वेश्चन आता है एग्जाम में जरूर है, तो एनसीईआरटी का निपटा जरूर लेना, ठीक है भाई। अब ये हाइट बतानी हमें, सेम वही बातें, एक बार छोटा ट्रेंगल एक बार बड़ा ट्रेंगल, तो पहले बात कर लेते हैं किसकी, छोटे वाले ट्रेंगल की, ट्रेंगल बी सी डी, ट्रेंगल बी सी और डी की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, ट्रेंगल, अरे भाई साहब, ट्रेंगल बी सी और
डी की। बी सी डी में वही हमें ये निकालना है, सी डी निकालना है। तो थीटा के सामने वाला पी और नीचे वाला ये बेस होगा बी, तो पी अपॉन बी, पी अपॉन बी होता भी टेन थीटा। तो टेन इसका थीटा कितना है बीटा, तो यहां लिखेंगे टेन बीटा। देख लो यहां तक किसी को दिक्कत हो तो देख लो। अब टेन बीटा की वैल्यू दी है, टेन बीटा की वैल्यू दी है 3/4, तो यहां रख देंगे 3/4 इज इक्वल टू पी की वैल्यू हमें निकालना है, सी डी निकालना है। तो यहां सी डी में ऐसे लिख दे रहा हूं सी डी, और नीचे बेस, बेस भी नहीं पता हमें बी से लेकर सी तक, तो मैं इसकी जगह बी सी लिख दे रहा हूं बी सी। ठीक है, चाहो तो मान भी सकते हो, इसको एच मान लो, इसको एक्स मान लो, थोड़ा आसान लगेगा, क्या पता। आ रही बात समझ में? तो होता है कि कई बार टीचर मान के कराता है, तो इसको मान लेता है एच, इसको मान लेता है एक्स। ठीक है, तो ऐसे मान के कराता तो बच्चों को ज्यादा अच्छा लगता है, आसान लगता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, देख लो ध्यान से, सी डी की जगह एच, ठीक है, और नीचे क्या है हमारा एक्स। हमें एच निकालना है, तो मैं एच को इधर ही रहने दे रहा हूं, एक्स को उधर, तो ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो एच हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3x अपॉन में 4। अब इसको इतना ही छोड़ दो, ये एच निकालना हमें। अब हम बात करेंगे बड़े ट्रायंगल की, ए सी डी, यहां बात कर रहा हूं ट्रायंगल ए सी और डी की, ट्रायंगल ए सी और डी की। सेम वही थीटा के सामने वाला पी, अब ये पूरा बी होगा बेस, आधार। ठीक है, तो पी अपॉन में बी टेन थीटा, और इसका ध्यान देना थीटा अब क्या होगा, ये वाला अल्फा होगा, अल्फा, तो ये होगा अल्फा। ठीक है, टेन अल्फा की वैल्यू दी है कितनी 1/3 इज इक्वल टू पी का मतलब क्या है एच, पी का मतलब क्या है तो एच, बेस, ये बेस देखो, ये तोड़ के लिख रहा हूं डायरेक्ट, एक्स प्लस में 200, एक्स प्लस में 200, ठीक है, एक्स प्लस में 200। ठीक है, यहां तक देख लो, यहां तक किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो। अब कुछ नहीं करना, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 200, और इधर हो जाएगा 3h। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, ठीक है, हम किसी एक की वैल्यू, देखो यहां मुझे h निकालना है, तो या तो यहां से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर लो, ये यहां से x की वैल्यू निकाल के उसमें, x की निकाल रहा हूं, h की नहीं, x की यहां पुट करूंगा तो ये भी h में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, तो यहां से x की निकाल रहा हूं, देखो, तो यहां से x हमारा निकलेगा 4 इधर जाएगा, 4h, 3 मल्टीप्लाई में कहां आएगा, तो ये वाली वैल्यू पुट करूंगा वहां x की जगह, तो x की जगह कर दिया 4h अपॉन में 3 प्लस में 200 इज इक्वल टू 3h। कोई दिक्कत यहां तक देख लो, यहां तक किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो। अब बस सॉल्व करना है, h वाला एक तरफ ले जाओ, बिना h वाला एक तरफ। ठीक है, ये प्लस का उधर जाएगा तो 3h माइनस 4h अपॉन में 3, इधर बचेगा 200, नीचे कुछ नहीं है तो 1, 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 को इधर मल्टीप्लाई और 1 की इधर मल्टीप्लाई, आता ना भी सभी को एलसीएम। ठीक है, देख लो, इधर बचेगा 200, 3 3 जा 9h माइनस का 4h, माइनस का 4h, 9h में से 4h जाएगा 5h अपॉन में 3, इसे बचेगा कितना 200। ठीक है, देख लो कौन बातें कर रहा है भाई। ठीक है भाई, यहां तक हमें h निकालना है, बाकी इधर लेके आएंगे, तो 200
ये इधर आएगा मल्टीप्लाई में, नीचे आएगा 5 डिवाइड में, इधर बचेगा सिर्फ h। 5 से कट जाएगा, 5 4 जा 20 और 0 का 0। तो ध्यान देना 50 कह रहा हूं, 40 और मल्टीप्लाई में 3, मल्टीप्लाई में 3 इज इक्वल टू कितना h। मल्टीप्लाई कर देंगे 120 मीटर। ठीक है, मीटर में है तो आंसर भी मीटर में होगा, ये वैल्यू मीटर में है तो आंसर भी किस में होगा। तो इस टावर की जो हाइट आएगी वो 120 मीटर आएगी। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक कैनाल वाला है, नहर वाला, क्वेश्चन नंबर 10वां 11वां होगा। ठीक है, जरा चेक कर लेना। ठीक है भाई, बिल्कुल ऐसा ही है, यही चीज निकालना उसमें, बस बोला अलग तरीके से। ठीक है, तो ध्यान देना। ठीक है भाई, यहां तक किसी को दिक्कत देख लो। ठीक है, आगे बात कर लेते भाई, क्वेश्चन बच्चे नहीं ज्यादा। अब ये केस बेस्ड स्टडी के आगे पेपर के क्वेश्चन है, ये सारे केस बेस्ड स्टडी के पेपर के क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अब ध्यान देना, और ये पहले कराया भी है मैंने। ठीक है, बस अब ध्यान देना, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि तुम्हें दिखाई दे हल्का सा। देखो भाई, पूरा इंग्लिश में, हिंदी में मैंने प्रिंट नहीं करवाया इसको, काफ़ी बड़ा था। ठीक है, बहुत टाइम लगता है भाई पीपीटी वगैरह बनाने में। साइंस का तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, बहुत टाइम लगता है। मैथ का तो फिर भी आसान है। देखो क्या कह भाई, क्वेश्चन में कह रहा है, बड़ा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ध्यान से देखना। कह रहा है रेडियो टावर आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग a range of communication service included रेडियो टेलीविजन। कह रहा है एक रेडियो टावर है, ये रेडियो टावर है। ठीक है, जो सिग्नल कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत करने के लिए सिग्नल प्रोवाइड करता है। ठीक है, सिग्नल देता है रेडियो को और टेलीविजन को, रेडियो को और टीवी को। ठीक है, कह रहा है द टावर विल आइदर एक्ट एज एन, ठीक है, अटेंड इटसेल्फ और सपोर्ट वन और मोर। ठीक है, क्या लिखा भी ये, अटेंस ऑन इट्स स्ट्रक्चर। सॉरी, मैं क्या पढ़ दिया, एंटीना भाई, सॉरी। तो इसके लिए एंटीना लगाया हुआ है, सपोर्ट के लिए क्या लगाया हुआ है, एंटीना। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने के लिए एंटीना लगाए हुए बहुत सारे। कह रहा है ऑन अ सिमिलर कंसेप्ट अ रेडियो स्टेशन टावर वाज बिल्ड इनटू सेक्शन ए एंड बी। तो ये जो टावर बना है 2 सेक्शन में बना हुआ है, एक ए तक बनाया है, सॉरी बी तक बनाया है, और फिर बी से ए तक बनाया है। 2 सेक्शन में टावर बना हुआ है, मतलब 2 टुकड़ों में टावर बना हुआ है। ठीक है, कह रहा है टावर इज सपोर्टेड बाय वायर फ्रॉम पॉइंट ओ। तो यहां तक के सेक्शन को ओ से बांध दिया, जैसे रावण नहीं बांध देते हम, रावण खड़ा किया, अब खड़ा नहीं हो रहा है तो इधर से एक रस्सी, इधर से एक रस्सी। ठीक है, तो वैसे इसको सपोर्ट के लिए वायर, तार से बांध दिया है। रावण को भी हम तार से बांधते हैं, तो ये बांध दिया, और ए वाले को भी बांध दिया, दोनों को बांध दिया। ठीक है, कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ टावर एंड पॉइंट ओ इज 36 सेंटीमीटर। तो टावर का बेस ये रहा पी, और ओ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया कितना, 36 सेंटीमीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ सेक्शन बी। तो सेक्शन बी ये रहा टॉप इसका, सेक्शन बी का टॉप ये है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप सेक्शन बी इज कितना, 30 डिग्री। तो सेक्शन बी के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30, यहां 30 लिखा दिखाई दे रहा है सबको। ठीक है, 30 डिग्री है। ठीक है, छोटा सा। आगे क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ सेक्शन ए, सेक्शन ए यहां से इसके टॉप का, इसके शीर्ष का एंगल दिया ये पूरा, यहां से लेकर यहां तक 45 डिग्री दिख रहा है, 45 लिखा हुआ। ठीक है, इस तरह से। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन ऊपर दी थी। अब देखो ये ऊपर की लाइन तो इल्ला बकवास, इनमें ही था इंफॉर्मेशन। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनके आंसर देने हमें। पहला है
फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम पॉइंट ओ टू द टॉप ऑफ सेक्शन बी। ओ से लेकर बी तक की वायर की लंबाई, तार की लंबाई, तो ओ से लेकर बी तक का। अब एच का काम है, अब हाइपोटेनियस का काम, ये हाइपोटेनियस निकालना है। ठीक है, तो ध्यान देना। अब मैं ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं। ठीक है भाई, डायग्राम तो दिख रहा होगा सबको। अब ध्यान देना, ट्रायंगल ले रहा हूं ओ पी बी। ठीक है, ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल ओ पी और बी। ठीक है, त्रिभुज ओ पी बी। थीटा के सामने वाला ये यहां से यहां तक हो जाएगा परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस। टावर वर्टिकल खड़ा है तो ये 90, और 90 के सामने वाला ये एच। और मुझे निकालना है, इस पूरे का मतलब है ओ बी निकालना है। तो ओ बी है हमारा हाइपोटेनियस। ओ बी क्या है? हाइपोटेनियस। तो तुम बी अपॉन एच रख लो या एच अपॉन बी रख लो, तुम्हारी मर्जी है। पी नहीं रख सकते क्योंकि पी तो पता ही नहीं है, बी पता है और एच निकालना है। तो जो पता है और जो निकालना है उन्हीं दोनों को मिला के फॉर्मूला तुम्हें बनाना है। तो मैं रख दे रहा हूं बी अपॉन में एच। बी अपॉन एच क्या होता है भाई? कॉस थीटा, और इसका थीटा कितना छोटा सा? 30 डिग्री। तो मैं डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। अब कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, बेस कितना था? 36, तो ये हो गया 36 अपॉन में हाइपोटेनियस का मतलब है ओ से लेकर बी तक, ओ से लेकर, और यही ओ बी हमें निकालना यहां बोला इसने। यहां तक किसी को दिक्कत तो पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, अब ध्यान देना, ये इधर और ये इधर, ओ बी इधर आ गया √3 के साथ, और 2 उधर चला गया मल्टीप्लाई में 36 के साथ। अब ये मल्टीप्लाई में कहां जाएगा? डिवाइड में। तो 36 × 2 अपॉन में √3। अब √3 को काट, या तो रैशनलाइजेशन करो, ऊपर वैल्यू कट रही हो तो रैशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। तो 36 टूट जाएगा भाई किसमें? 3 × 12। ठीक है, 12 3 36, 12 36, मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में √3। √3 से इस 3 को काटोगे तो बचेगा 1 √3। तो ओ बी इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 12 दूने 24 और ये √3। ठीक है, इतने सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर की ये वायर होगी ओ से लेकर बी तक। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगाने का। ठीक है भाई, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस ए बी। ये निकालना है ए बी निकालने के लिए हमें पूरा पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, तभी ये निकलेगा। मतलब एक बार तुम्हें छोटे वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा। ये निकालने के लिए नहीं लिया ना हमने, तो एच निकालने के लिए लिया। दोबारा से लेना पड़ेगा पी निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? पी। और एक बार बड़ा ट्रायंगल, बड़े वाला पी निकालने के, बड़े वाला परपेंडिकुलर निकालने के लिए। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से हमें 2 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, मैं ले रहा हूं यहाँ पे छोटे वाला और बड़े वाला। ठीक है, कहां पे करूं भाई? इधर ही कर देता हूं, देख लो, दिखाई तो दे रहा सबको, और छोटा कर दे रहा हूं मैं इसको इधर। ठीक है, लिखा हुआ तो दिख रहा है, ये तो दिख ही रहा है ना, क्वेश्चन दिखे चाहे ना दिखे, वो तो देख लिया पहले तुमने। ठीक है, अब ध्यान देना, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इधर लिख लेता हूं। अरे यार, बार बार भूल ही जाता हूं। बस भैया, कितनी बातें करोगे तुम। ओ पी बी। ठीक है, ओ पी और बी। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, कुछ दिख नहीं रहा भाई लगता है। ठीक है, तो ट्रायंगल ओ पी बी सेम ही है यहीं पे, ट्रायंगल ओ पी बी, पर अब की बार
P अपॉन बी, क्योंकि अब की बार मुझे ये निकालना है, जरूरत इसकी अभी। टेन थीटा क्या बनेगा, टेन थीटा, थीटा कितना छोटे वाला 30 है, यहाँ 30 है, जिसको नहीं दिखा दे रहा हूं मैं बोल रहा हूं 30 है, 30, ठीक है, टेन 30, तो ये लिख दिया मैंने टेन 30 डिग्री। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, और P का नाम लिख रहा हूं, इस P का नाम लिख रहा हूं, PB है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोल रहा हूं PB है, PB, और बेस की वैल्यू 36, 36, तो ये 36, ये इधर चला जाएगा, तो 36 अपॉन में √3 इज इक्वल टू PB। 36 को तोड़ देंगे कितने पे टूटेगा, बिल्कुल अभी तोड़ा था, अपॉन में √3 इज इक्वल टू PB। √3 से कट जाएगा तो √3, तो PB की वैल्यू आ गई 12√3 सेंटीमीटर। तो ये तो आया PB इतना। अब P से लेकर A तक निकालेंगे, तो बड़े वाला ट्रेंगल, ट्रेंगल OPA, यहां लिख रहा हूं ट्रेंगल OPA, सेम। अब बड़े वाला थीटा होगा, ये 45 है भाई, कितना है 45, तो इसके सामने वाला अब ये पूरा P होगा, ये पूरा क्या होगा परपेंडिकुलर P, और नीचे वाला बेस, तो P अपॉन B, टेन थीटा, अब थीटा क्या है भाई बड़े वाला 45, कितना है 45, तो 45, टेन 45 की वैल्यू 1, P है P से लेकर A तक, PA, ठीक है, PA, और बेस हमारा 36, 36, ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई होने के लिए, तो P आएगा हमारा 36 सेंटीमीटर, ये आ गया PA। हमें क्या निकालना था भाई AB, हमें क्या निकालना था AB। अब ध्यान दो, थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको भी, ठीक है, देख लो, ये भी निकालना था, ठीक है, ये भी निकालना था, तो PA में से माइनस होगा PB, माइनस होगा PB, ठीक है, तो PA मेरा कितना आया है, इधर 36 आया था, चुप गया बेचारा 36, PB मेरा कितना आया था 12√3, इधर चुप गया उधर, ठीक है, 12√3। अब इसमें जो कॉमन आएगा कॉमन ले लो, ठीक है, कॉमन आएगा कॉमन ले लो, कॉमन आएगा भाई क्या 12 और √3, 36 होता है 3 × 12, और इस 3 में 2√3 माइनस 12√3, देख लो इस 36 को तोड़ दिया मैंने ऐसे, 3 × 12, और एक 3 में 2√3 होते हैं, ठीक है, तो 12√3 कॉमन आएगा, इसमें बचेगा सिर्फ √3, और 12√3 पूरा आ गया तो बचेगा माइनस का 1। कोई दिक्कत यहां तक देख लो, यहां तक किसी को दिक्कत तो पूछ सकते हो। ये आ गया हमारा AB, क्या निकल के आ गया AB निकल के आ गया, ठीक है, AB निकल के आ गया, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, अभी बोलना अपने डाउट तो मुझे, अब बोलो भाई क्या बोल रहे हो। ये AB निकालना है, यहाँ AB है, ठीक है, और क्या कैसे कटेगा पूछ लो ये बाएं, यहां रूट का होता है 36 के साथ तो माइनस हो जाता, वैसे माइनस नहीं होगा, इसमें रूट है पर इसमें रूट नहीं है, ठीक है भाई, यहां तक देख लो। अगला कह रहा है फाइंड द एरिया OPB, OP दिखाई दे रहा है OPB, एरिया डाल दिया इस क्वेश्चन में, देख लो, ठीक है, जबकि एरिया दूर दूर तक नहीं है इसमें, तो निकालेंगे भाई, ठीक है, ये सेकंड पार्ट था इसका,
थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीबी लिखा है, ओपीबी, त्रिभुज ओपीबी का क्षेत्रफल, हिंदी में क्षेत्रफल। तो भैया ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फॉर्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, छोटा एच लिख लो बड़ा एच लिख लो। अब ध्यान देना, 1/2 बेस कितना है भाई 36, यही तो होगा बेस, और हाइट होगा इतना, इतना मतलब पीबी, तो पीबी ये निकला हुआ है, पीबी ये निकला हुआ, देख लो ध्यान से, ठीक है, ये निकला हुआ है पीबी 12√3, तो 12√3। अब इस 12 से काट लो किसी को, तो 12 से मैंने इसको ही काट लिया 6 पे, कितना आएगा भाई √3 तो आएगा, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18, 18 और 3 21, इतने सेंटीमीटर का स्क्वायर जरूर लगा लेना, क्योंकि एरिया है, क्षेत्रफल है, ठीक है। अगला पार्ट बोल रहा है फाइंड द हाइट, और में लिखा हुआ है, ये और ऊपर था जबकि मैंने नीचे कर दिया उसको, फाइंड द हाइट ऑफ द सेक्शन ए फ्रॉम द बेस, ये निकला हुआ है, बेस से लेकर ए तक की हाइट, मतलब पीबी निकालना है, क्या निकालना है पीबी, ठीक है, पी से लेकर इसके टॉप तक का निकालना है। फाइंड द हाइट सेक्शन ए फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, इस टावर के आधार से इसके ए तक का हाइट, तो मतलब पीए निकालना है, ये निकला हुआ है पहले से पीए, इसको तीसरा करके और करके अगर एग्जाम में आएगा तो इसको दोबारा लिखना पड़ेगा तुम्हें, यही वाला उठा के दोबारा लिख देने का, इतना सा ज्यादा नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये केस बेस्ड स्टडी का पहला क्वेश्चन था तुम्हारा। ऐसी केस बेस्ड स्टडी के 2 क्वेश्चन और डाल रखे हैं मैंने, एक ये है, वैसा ही है, ध्यान दो, ये क्वेश्चन है जो भी है, कह रहा है ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम, चित्र बनाओ, साफ सुथरा एक चित्र बनाओ, और ये जो क्वेश्चन होता है ये 2 मार्क्स का या कभी कभी 1 मार्क्स का भी होता है, ठीक है। तो जो डायग्राम तुम बनाते हो उसका मार्क्स मिलता है, यहां तो बनाने के लिए बोला ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना है, हर एक में बनाना है, ठीक है। तो हम जरा इसके डायग्राम की बात कर लेते, बाकी क्वेश्चन खुद हो जाएगा, ट्राई कर लेना, देख लेना, नहीं हो तो बता देना भाई। एक तो भाई घर पे कर लिया करो, थोड़ा पढ़ लिया करो, ठीक है। जीवन में हर चीज का बहाना बना लो, पढ़ाई का मत बनाओ बस, ठीक है। और अगर पढ़ाई का बहाना बना ही रहे हो तो घर वालों को बोल दो कि अब मैं नहीं पढ़ूंगा, काम धंधे पे लगा दो, या मैं खुद ही जा रहा हूँ काम धंधे पे, बात खत्म, ठीक है। बैग बस्ता बगल में और चलो भैया काम पे, ठीक है। पर वो भी उम्र होएगी तभी ना, ठीक है। और फिर देखना काम जीवन भर कैसा मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। शादी ब्याह में, सब्जी का, किसी दुकान पे, सिक्योरिटी गार्ड में, किसी ऑफिस में, ठीक, किसी मॉल में खड़े रहोगे, यही काम मिलेंगे, और कैसे काम मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई काम ही नहीं मिलेगा। फिर कहोगे पढ़ा था 10वीं तक, काम नहीं आया, 10वीं तक पढ़ा हुआ क्या काम आएगा, ठीक है। हरी बात समझ में, तो थोड़ा ध्यान दो। देखो भाई क्या कह रहा है, ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन सिचुएशन, ये सिचुएशन दी हुई है, इससे हम डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम पहले बना हुआ है, बना मतलब पीछे क्वेश्चन में हमने बनाया ऐसा। कह रहा है अ फ्लैग स्टाफ, मतलब एक झंडा है, ध्वज है, स्टैंड ऑन टॉप 5 मीटर हाइट टावर, एक 5 मीटर का टावर है, ये टावर है 5 मीटर का, और इसके ऊपर लगा हुआ है हमारा तिरंगा सा झंडा, तो ये लगा दिया हमने फ्लैग, ठीक है। 5 मीटर का टावर यहां से यहां तक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, ये मैंने मान लिया ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, भूमि पे एक कोई बिंदु है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द फ्लैग, ठीक है, 60 डिग्री। तो भैया यहां से फ्लैग के टॉप, फ्लैग का टॉप, शीर्ष, झंडे के शीर्ष का एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये है 60 डिग्री, 60 डिग्री। कह रहा है फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट
एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, तो टावर का टॉप ये होगा भाई, पिछले में बोला था फ्लैग का बॉटम, पाद बिंदु और टॉप, इसमें एक बार बोला फ्लैग का टॉप, ध्वज का शीर्ष, और एक बार बोला टावर का टॉप, ठीक है, टावर का शीर्ष। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया कितना, 45 डिग्री। तो यहां से यहां तक ये छोटे वाला होगा 45 डिग्री। ये तो बन गया डायग्राम। अब इसका एक एक करके तुम्हें आंसर देना है। हाइट ऑफ फ्लैग पीछे वाले की तरह बिल्कुल, ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इफ द सम अदर पॉइंट ऑफ द टॉप टावर एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। अब देखो यहां पे थोड़ा चेंज है, क्या बोला, कह रहा है इफ सम अदर पॉइंट टॉप ऑफ द टावर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। एक दूसरा पॉइंट और ले लिया इन्होंने, तो दूसरा पॉइंट कहां लोगे, ठीक है, तो दूसरा पॉइंट कुछ नहीं, थोड़ी दूरी पे ले लेते हैं, ये ले लिया दूसरा पॉइंट, ठीक है। क्या कह रहा है, सम अदर पॉइंट द टॉप ऑफ टावर, टावर का टॉप, टावर का टॉप, इससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। कितने डिग्री, अब खुद ही सोचो कि पॉइंट हम इधर लेंगे या इधर लेंगे। अगर इधर लेंगे तो एंगल तो बढ़ जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एंगल 30 कम हुआ है, तो मतलब दूर लेंगे तो ही एंगल क्या होगा, कम, नहीं तो आगे बोला भी है फाइंड द डिस्टेंस दिस न्यू पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, टावर के फुट से, टावर के पाद बिंदु से इस नए पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा वो बताना हमें। तो ये छोटे वाला ट्रायंगल ये यूज करना है तुम्हें। तो ये वाला हिस्सा इसमें थोड़ा अलग था, ठीक है। अपनी सपोर्ट खोलना, सेकंड पेपर खोलना और उसमें देखना लास्ट में केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन है, ठीक है, वहीं से उठा के मैंने इसको लिखा है, ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट देख लेना भाई क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये भी वैसा ही है, अभी कराता है ऐसा डायग्राम वाला, ठीक है, पर्सन वाला, दो पर्सन के बीच की दूरी क्या होगी। यहां पे था भाई कुतुब मीनार, यहां पे क्या था डायग्राम में, यह बना नहीं ना इसलिए मैंने यहां पे, ठीक है, डाला नहीं। हाँ, जो भी बीमार पर कुतुब मीनार। कह रहा अ बॉय स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, यहाँ कुतुब मीनार बोल के लाइट हाउस बोल रहा है। तो मान लिया ये भाई यहाँ पे लाइट हाउस है, ये रहा लाइट हाउस, इसके टॉप पे यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। ही ऑब्जर्व द बोट P एंड Q, दो बोट है, पानी है मान लो, इधर भी पानी इधर भी पानी, बोट नाउ, ठीक है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, ठीक है। तो देखेगा तो भाई ऊपर से नीचे देखेगा, और ऊपर से नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, देख लो यही एक क्वेश्चन आया है डिप्रेशन वाला, अवनमन कोण वाला, ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत है। तो P और Q, तो एक बोट है भैया P पे और एक बोट है Q पे, ठीक है, एक नाव है P पे पॉइंट पे और एक नाव है Q वाले पॉइंट पे, दिखाई दे रहा सबको, ठीक है, देख लो। आगे क्या कह रहा है, अप्रोचिंग द लाइट हाउस फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, तो लाइट हाउस से अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर और एक इधर। डायग्राम नहीं भी दिया होता तो भी डायग्राम तुम बनाओगे, ध्यान रखना, यहां तो डायग्राम दिया है। इफ ही फाइंड दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट P इज 45 डिग्री, P वाले का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया 45, तो डिप्रेशन तो यही बनता है। तो मैंने बताया था अगर ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोट Q 30 डिग्री, Q वाला जो बोट है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, ये 30 है तो ये भी 30, आ रही बात समझ में, वो 30 है तो ये भी क्या होगा 30 होगा। कह रहा है ही ऑल्सो नाउ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, उसे लाइट हाउस की हाइट ही पता है 100 मीटर, उसमें था 60 मीटर, याद करो जो क्वेश्चन मैंने कराया था, ठीक है। 100 मीटर निकालना क्या है, अरे क्वेश्चन तो दिया ही नहीं, निकालना क्या है, ठीक है। तीसरे सैंपल पेपर में सबसे लास्ट,
अच्छा इसके बहुत सारे हैं क्वेश्चन भाई नहीं, केस बेस्ड स्टडी का 4 क्वेश्चन है, इसमें 4 है, ठीक है। हाँ, कह रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एपीडी, ठीक है, एपीडी तो बहुत आसान भाई। कह रहा बताओ एंगल एपीडी, ये वाला एंगल क्या होगा ये बताना है, पहला यही पूछा है इधर। तो ये वाला एंगल 45 होगा, क्यों होगा, एपीडी 45 होगा, क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्यों, क्योंकि एक्स वाई पैरेलल समांतर है किसके, पी क्यू के। तो यहां लिख भी सकते हो, ठीक है, सिंस चूंकि एक्स वाई पैरेलल है, हिंदी में चूंकि बोलते हैं या क्योंकि बोलते हैं, और इंग्लिश में सिंस एक्स वाई पैरेलल है किसके, पी क्यू के, और जब पैरेलल है समांतर है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, हिंदी में एकांतर अंतः कोण होता है, एकांतर अंतः कोण। निकल गया पहला। दूसरा भी यही बोला है, वाई ए क्यू, कह रहा है वाई ए क्यू 30 डिग्री है, तो कह रहा है ए क्यू डी ऑल्सो 30, ए क्यू डी भी 30 है, तो कह रहा है वाई, क्यों है, सेम रीजन यही, आ रही बात समझ में, सेम रीजन यही। आगे कह रहा है हाउ फार इज बोट पी फ्रॉम द लाइट हाउस, लाइट हाउस से पी वाला बोट कितनी दूरी पर है, तो इसमें फॉर्मूला लगा देना भाई, पी अपॉन में बी का, ठीक है, 100 ही आएगा, 1045 है ये, 1 होती है वैल्यू, तो ये 100 तो ये भी 100 ही आएगा, निकाल के देख लेना, ठीक है। इसका और वाला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज हाउ फार इज द बोट क्यू फ्रॉम द लाइट हाउस, क्यू का पूछा है, ठीक है, ये कितना आएगा, आ रही बात समझ में, तो इसमें फॉर्मूला लगा देना, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, देख लो ये तुम्हारा, ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। अब ध्यान से सुन लो बातों को, पहली बात तो कल टेस्ट है बिल्कुल, ठीक है टेस्ट देने सारे आ जाना भाई, ठीक है, पहली बोल दे रहा हूं मैं किसी के घर कॉल नहीं करने वाला, ठीक है, तुम आओ नहीं आओ, ठीक है, मुझे मेरे पास फीस आ जाती है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास नहीं लूंगा तो भी फीस आएगी, टेस्ट नहीं लूंगा तो भी आएगी, मैं अपना संडे बर्बाद नहीं करूंगा तो भी आएगी, ठीक है। मैं चाहता तो घर चला जाता, बोल देता तुम्हें इस टाइम भैया कल टेस्ट नहीं ले रहा मैं, ठीक है, घर से कॉल आता है हर शनिवार को, बेटा आ रहा है, मैं हर बार मना कर देता हूँ नहीं आ रहा, ठीक है। अभी रात को बैठ के तुम्हारे ये टेस्ट का पीपीटी बनाऊंगा, तब सुबह टेस्ट लूंगा, ठीक है, तो ध्यान रखा करो थोड़ा, ठीक है। तुम पढ़ने की अगर इच्छा नहीं रखोगे तो इसीलिए तो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर पढ़ाते नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में 90% बच्चे पढ़ने की इच्छा नहीं रखते, तो टीचर भी वैसे हो जाते 2 4 5 साल में, ठीक है। शुरुआत में आएंगे बिल्कुल एनर्जी वो होगा उनके अंदर, बिल्कुल एनर्जी से भरे हुए, कूटेंगे मारेंगे बच्चों को, देखे आप 5 6 साल में कुछ नहीं हो रहा मुझे हर साल बच्चे वैसे ही आ रहे हैं, धीरे धीरे उसे पता चलेगा छोड़ रहने दो, जबकि उनकी ट्रेनिंग भी होती है, केजरीवाल जी तो लंदन में कराते ट्रेनिंग, ठीक है, हमारे दिल्ली के टीचरों की, ठीक है। पर फर्क क्या आता है, कुछ नहीं, नथिंग, पिछले 15 साल से करा रहे ट्रेनिंग, ठीक है, लंदन ले जाके, पेरिस ले जाके, ठीक है, विदेश में, पर फर्क कुछ नहीं आ रहा, तो इस बात को थोड़ा गौर कर लो, और अपने जीवन में अगर तुम्हें फर्क लाना है तो पढ़ लो, और नहीं लाना तो काम चलाओ पढ़ लो, ठीक है, कि मेट्रो में बस पढ़ सको कि कहां से कहां तक जाना है, ठीक है, बस में पढ़ सको कि ये बस, ठीक है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाएगी ठीक है, तो इतना पढ़ लो बस, और क्या कह सकते हैं, ठीक है। और कुछ बड़ा करना है तो पढ़ लो और ध्यान दो, ठीक है। अभी देखो पटना में खान सर आंदोलन पे बैठे हैं, बीमारी पड़ गए, आज हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गए, बच्चों के लिए, ठीक है। वहाँ बीपीएससी में पता नहीं क्या समस्या चल रही है, मैं तो न्यूज़ देखता नहीं इतना, ठीक है। अभी अवध ओझा सर तुम जानते होगे, आईएएस की तैयारी कराते हो भी, ठीक है, उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, पावर के लिए, शक्ति के लिए,
सबको दुनिया में पावर चाहिए। उन्होंने आईएएस के एग्जाम दिए, नहीं क्लियर कर पाए, तो अब जब पैसा हो गया खूब, चले गए आम आदमी। पहले तो बीजेपी में जाने की सोचे थे, फिर कांग्रेस में जाने की सोचे थे, फिर मायावती ने यूपी से टिकट देने की बात भी कह दी थी, पर घूम फिर के आगे दिल्ली। दिल्ली में बच्चे ज़्यादा जानते हैं, दिल्ली में लोग ज़्यादा जानते हैं, फेमस ज़्यादा हैं, जीत जाएंगे, उन्हें विश्वास है। और कह रहे एजुकेशन में बदलाव करूंगा। केजरीवाल जी तो कर ही रहे हैं, ओझा सर भी कर लेंगे, ठीक है, अच्छा पढ़ाते हैं वो, ठीक है, उनका इंस्टीट्यूट भी है, आईएएस का इंस्टीट्यूट, ठीक है, करोल बाग में, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दो, पढ़ लो, ठीक है। अगर पढ़ने की इच्छा नहीं रखोगे तो सामने वाला पढ़ाने की इच्छा भी नहीं रखेगा, ठीक है। पर मैं सरकारी या बहुत सारे ट्यूशन वाले जो होते हैं, कोचिंग वाले होते हैं, वो सरकारी स्कूल के टीचरों की तरह नहीं है। बच्चा पढ़ने की इच्छा नहीं रखेगा तो लठ मार के पढ़ाएंगे, पर पढ़ाएंगे जरूर, ध्यान रखना ठीक है।